चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जो मैं तुम्हें एक कॉमन चीज बता रहा था ना, उस पे ध्यान देना एक बार जरा, अगर तुम ध्यान दे पाओ तो। क्या है कि जब हम लिथियम से 122 से और इधर जा रहे हैं फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं ना, लिथियम से किधर जा रहे हैं बेटा, फ्लोरीन। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कितनी है, 152, और यहाँ पर कितनी है, 64। क्या पता चला कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट, कौन सा पीरियड है बेटा, ये है सेकंड पीरियड। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। ये कौन से एलिमेंट का बेटा, फोर्थ। ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो सेकंड पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, घटेगी। एटॉमिक रेडियस घटेगी। इसके पीछे रीजन क्या है, एटॉमिक रेडियस के घटने के पीछे रीजन क्या है बेटा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तुम्हें पता ही है यहां पर शेल नंबर क्या रहती है बेटा, सेम। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। तो ये दोनों चीजें, एक शेल नंबर सेम होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए। हाँ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन का जो आपस में रिपल्शन है अट्रैक्शन के कंपैरेटिवली वो क्या है, कम है। सिर्फ लास्ट पॉइंट पे जाके, जैसे ही फ्लोरीन आता है ना, फ्लोरीन के जैसे ही नेक्स्ट मैं नियोन पे जाऊंगा, वहां पर क्या होता है कि रिपल्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है और अट्रैक्शन थोड़ी सी घट जाती है। तो एक स्लाइट साइज का इंक्रीजमेंट आपको दिखाई देता है नियोन के केस में, बिल्कुल माइन्यूट सा। वहां पे क्या होता है, रिपल्शन हल्का सा ज्यादा होता है, रिपल्शन पावर ज्यादा होती है और अट्रैक्शन कम होती है। बट जब आप लिथियम से डायरेक्ट फ्लोरीन तक जाओगे तो कौन सी चीज है जो इंक्रीज होती जाएगी बेटा लगातार, न्यूक्लियर चार्ज। तो इसलिए इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो आपका जो चार्ज है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई घट रही है। एटॉमिक रेडियाई घट रही है। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। देख लो, लिथियम की 152 है, फिर 111, 88, 77, 74, 66 और 64। ऐसे ही सेकंड पीरियड की देख लो, हो रही है ना। चलो अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्लियर हो गया। ये ग्राफिकली भी समझ लो, अब ये ग्राफ पेपर में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब इस ग्राफ में अगर तुम ध्यान से देखो, ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या है, ये लिथियम और ये क्या है, फ्लोरीन। ये किस तरीके का ग्राफ है बेटा, ध्यान से देखो तो ये ग्राफ है आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियस का पिकोमीटर में। और ये ग्राफ कौन सा है बेटा, एटॉमिक रेडियस का अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट। मेजर चेंज देख पा रहे हो कहां पर है, मेजर, ठीक है, हाँ मेजर चेंज देख पा रहे हो कहां पर आ रहा है, लिथियम से बोरोन, लिथियम से बोरोन। लेकिन बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, एटॉमिक रेडियस में चेंज कितना आ रहा है, बहुत कम, यानी कि बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, जो कि इसका पॉइंट वैलिड होता है। क्या वैलिड पॉइंट होता है कि यहां पर रिपल्शन भी बढ़ जाता है, अट्रैक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में कौन सी फोर्स और आ रही है, रिपल्सिव फोर्स भी आ रही है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करना शुरू कर देती है। बट स्टिल अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर, दैट्स व्हाई साइज डिक्रीज तो हो रहा है बट उतने हाई मैग्नीट्यूड के साथ डिक्रीज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। तो लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक रेडियस घटेगा, बट लिथियम से बेरिलियम में ज्यादा चेंज आएगा, बेरिलियम से सीधा कहां पर आएंगे हम, बोरोन में, उसमें और ज्यादा चेंज आएगा। क्यों ज्यादा चेंज आ रहा है, सोचा नहीं तुमने। देखो ये देखो पीरियोडिक टेबल, आओ इधर पीरियोडिक टेबल पे आओ, ये ना पीरियोडिक टेबल, हाँ ये देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है, क्या बेटे, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद यहाँ पे क्या है, बोरोन। देख रहे हो कितना मेजर गैप है इन दोनों के बीच में, यहां से लेकर यहां तक का गैप ऑब्जर्व हो रहा है। इसी गैप को फिलअप किस वजह से हो रहा है, ये सारा का सारा गैप यहाँ, इसलिए यहां से बेरिलियम से यहां पर बोरोन पे जब आते हो तो आपको एक मेजर चेंज दिखाई देता है एटॉमिक रेडियाई का। अब बीच में मेरा एक छोटा सा सवाल है तुमसे, ये गैप है क्यों, बेरिलियम और मैग्नीशियम में ये टेबल क्यों नहीं है, सवाल समझे। ये जो टेबल यहाँ नीचे तक बैठा रखी है, ये टेबल ऊपर फिट कर देते हैं, ये भर देते हैं सीमेंट से,
है ना, ये बीच में गैप क्यों है भाई? बेरिलियम, इस स्कैंडियम को यहां क्यों नहीं रखा? स्कैंडियम को यहां क्यों, स्कैंडियम को यहां क्यों नहीं रख दिया? एक्सीलेंट, 2D एग्जिस्ट नहीं करता। और कमाल की बात, कमाल की बात, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1 है, 2s1 है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो d ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है? n-1 होती है, n-1 होती है। तो इसका मतलब 1d तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, यानी कि सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल का होने का कोई चांस नहीं है, 1d भी नहीं होगा। थर्ड पीरियड में क्या होना चाहिए? 2d। क्या 2d एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, यानी कि यहां पे भी क्या रहेगा? गैप रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं कौन से पीरियड में आऊं, कौन से पीरियड में आऊंगा? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में क्या एग्जिस्ट आएगा? 3d। क्या आएगा? 3d। 3d तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन फिलअप होने शुरू होते हैं। तो ये दो गैप समझ में आए क्यों है? इसी गैप को भरने के लिए जब मैंने पी ब्लॉक का तुम्हें क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसको देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं, वहां पे मैंने +10 करवाया था, +10 करवाया था। इसी वजह से ये समझ लो, ये राम जी यहाँ पे खड़े और ये लंका, रावण की लंका। तो राम जी को लंका पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ा था? समुद्र, राम सेतु। और वो राम सेतु यहाँ पे कितना है बेटा? +10 का। कौन कौन से पीरियड में वो +10 करना है? हर एक में ही करना है वैसे तो, पर यहाँ पे भी +10 होगा ही होगा, है ना? +10 +10 +10 +10 +10। क्यों +10 कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो इसलिए हम यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहां पर ग्रुप पता लगाने के लिए हम प्लस में 10 करते हैं। करते कि नहीं करते? देख यहाँ पे तुम्हें इसका पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1। इसका क्या होगा बेटा? NS2 NP2, है ना? बताया नहीं बताया? इसका क्या होगा बेटा? NS2 NP3। इसका क्या होगा बेटा? NS2 NP4। इसका क्या होगा बेटा? NS2 NP5। इसका क्या होगा बेटा? हीलियम को हटा दो यहां से, हीलियम को छोड़कर यहां से इसका क्या होगा बेटा? NS2 NP6। और सर ने बताया था यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस में 10 करना पड़ेगा। क्या पता लगाने के लिए? ग्रुप नंबर। 10 प्लस में 2 प्लस में 1 कितना आया बेटा? 13 आया। आ गया ना 13 ग्रुप। ऐसे ही यहां पर S और P जहां पर होंगी साथ में, P इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिटल में जा रहा है। इसमें नहीं बताया था मैंने ऐसा, इसमें कैसे बताया था बेटा? ग्रुप नंबर अगर पता लगाना हो तो सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। यहाँ पे क्या होता है? S1 और यहाँ पे क्या होता है बेटा? S2। NS2 और NS1। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वही इसका क्या कहलाएगा? वही इसका क्या कहलाएगा? ग्रुप नंबर। इसका भी ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा? 2। इसका ग्रुप नंबर 1। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा, मान लो सोडियम पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? आर्गन 4s1, 4s1। तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मुझे इसकी पोजीशन पता लगानी हो, ढूंढना हो ये आदमी कहां पे रहता है तो 1 मिनट में बता दूंगा भाई साहब। हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या बताएगा? पीरियड। हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या बताएगा? पीरियड। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या बताएंगे? ग्रुप नंबर। पकड़ा गया आदमी, 4th पीरियड में रहता है और 1st ग्रुप में रहता है। और कमाल की बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है? एस, यानी कि ब्लॉक भी पता लग गया कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक। सेकंड का काम हो गया भाई साहब। किसी भी चोर को यूं पकड़ लेंगे हम, है सर? और कोई बताओ, और देख लो। अगर मैं कहूं किसकी बात करूं, कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 19 होता है। आर्गन तक कितना हो गया बेटा? 18। उसके बाद होगा बेटा 3d10 4s1, 4s1। याद रखना बेटा, भूलना मत। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो नहीं भूल सकते। सर ने बताया था इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बेटा? डी में। प्यारे बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है, इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। 10 जमा में 1 11, बस ग्रुप नंबर 11 है। ग्रुप नंबर 11 है। सर ग्रुप नंबर भी आपने बता दिया, ग्रुप नंबर 11 है। पीरियड नंबर बता दो। हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या है? 4। तो पीरियड नंबर क्या है? 4 है। पीरियड नंबर 4 है। एक एलिमेंट के लिए 3 ही तो इंफॉर्मेशन चाहिए। कहां पे खड़ा है, कहां पे लेटा हुआ है, और कौन से ब्लॉक में रहता है। ठीक है? +10 का खेल कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक।
बाकी जगह पे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर पता लगा सकते हो कौन सा एलिमेंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा। पीरियड नंबर कौन बताएगा, हाईएस्ट क्वांटम नंबर। ग्रुप नंबर कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ब्लॉक कौन बताएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में गया है, जिस ऑर्बिटल में गया है। यहां पे +10 करना है। कहानी मेरी यहां पे चल रही थी ये। इसके बाद यहां पे आ गई थी हमारी कहानी, आ गई थी। इस ग्राफ को अगर हम देखें ध्यान से तो इस ग्राफ में क्या चीज है बेटा, देखो ध्यान से, इस ग्राफ में क्या चीज है भाई, देख नहीं रहे। इस ग्राफ में देख रहे हैं सर हम, लिथियम है, लिथियम के बाद कौन है, सोडियम। लिथियम से सोडियम और पोटेशियम, देख रहे हो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, है ना, हाईएस्ट चेंज आ रहा है, स्टीप चेंज है बिल्कुल एकदम, स्लोप बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही सोडियम के बाद रुबिडियम पे आ रहे हो और किस पे आ रहे हो, सीजियम पे, साइज में इंक्रीजमेंट बहुत कम दिखाई दे रहा है, यानी कि एटॉमिक रेडियस बहुत कम इंक्रीज हो रही है। वही भाई साहब का रीजन क्या, कि यहां पर जैसे ही हम पोटेशियम के बाद रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम की तरफ जाते हैं तो यहां पर बेटा एक बहुत मेजर चेंज आता है, और उस मेजर चेंज को ध्यान रखना, उसको कहा जाता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। क्या आ जाता है, बिल्कुल करवाएंगे रिटर्न में, क्या कहा जाता है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है, समझना ध्यान से, देखो ध्यान से समझना। जैसे तुम्हारे क्लास में पेपर चल रहा है, ठीक है, टेस्ट चल रहा है, टीचर यहाँ खड़ा है, विवेक ने पहले से सेटिंग कर ली थी शौर्य के साथ, शौर्य ऐसा है कमर सीधी रखियो, और विहान तू इससे चिपक के बैठा रही हो, कमर सीधी रहनी चाहिए, सर को बिल्कुल ना पता चले मैं पीछे पर्ची चला रहा हूं। यानी कि तुम दोनों ने इसको क्या कर दिया, शील्ड कर दिया, किससे, मुझसे। इसे क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम इस लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करें, इसमें कैसे डिफाइन करें, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, क्या है गुड्डू, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, अभी के लिए मान से, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन इस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। भाई हर एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी शेल के रिपेल करेंगे सर, ये आगे वालों को नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट छुपने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो छुपने वाली कैटेगरी में है, जो न्यूक्लियस से छुप सकते हैं, यही तो छुपेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी छुपा पाएंगे भाई, इनको थोड़ी छुपा पाएंगे। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ये इनको थोड़ी छुपा पाएंगे, ये किसको छुपा लेंगे, इनको छुपाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, और छुपाते कैसे हैं, क्या रीजन क्या है, ध्यान से समझना स्क्रीनिंग इफेक्ट को या शील्डिंग इफेक्ट को। इट इज द रिपल्शन, इट इज द रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन एंड द outermost shell electron, which decreases the attraction between the nucleus and outermost shell electron, which is known as shielding effect, which is known as shielding effect। समझ में आई बात बेटा, नहीं आई, दो, हाँ समझा रहा हूँ, समझ तो सही। ये क्या है, इनर शेल, ये क्या है, आउटर शेल, ये इधर है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से इन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ये वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं, कैसे, बाय रिपेलिंग देम। चल भाग यहां से, चल दूर कर देते हैं। अब सही बात पकड़िए, दूर कर, रिपेल करेंगे तो दूर ही होंगे ना। अब जब दूर होंगे तो इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन पर बस अट्रैक्शन कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं कि नहीं। बास्केटबॉल में नहीं होता स्क्रीनिंग, कहते हैं स्क्रीनिंग कर दियो भाई, मैं पीछे से आके घाल जाऊंगा बास्केट, तो तुम 4 जने आगे हट जाना, है ना, तो अपोनेंट को रोक लिया जाता है, वो पीछे से आगे भाग के बास्केट कर, इसे शील्डिंग कहते हैं। यहाँ पे भी यही होता है। तो इनर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके न्यूक्लियस का उन पे इंपैक्ट कम कर देते हैं। ये काम करना किसको सबसे अच्छा आता है, यानी कि दूसरे को चीटिंग करवाने का काम सबसे ज्यादा किसको आता है, सबसे ज्यादा करता है बेटा एस, इलेक्ट्रॉन को शील्ड। एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपने बाद वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा क्या करेंगे, अच्छा शील्ड करेंगे। उसके बाद पी, उसके बाद डी, डी के बाद एफ। तो इसका मतलब जो ये लास्ट में है ना दो, ये वाले, ये जो लास्ट में दो हैं, इनकी तो भाई शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होती है। बोल तो देते हैं भाई भाई तू कर लियो चीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हारी पर्ची निकली ना उधर से आवाज, सर चीटिंग कर रहा है, पकड़ा दिया, तो तुम पकड़े गए, न्यूक्लियस तो तुम्हारी गर्दन दबा लेगा,
न्यूक्लियस तुम्हारी क्या दबा लेगा बेटा, गर्दन। आ जाए बेटा मेरे पास, यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है तो रुबिडियम और सीजियम के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस थोड़ा सा खींच के रखता है, खींच के रखता है तो उससे क्या होता है, एटॉमिक साइज कम डिक्रीज होता है, या ये कहें कि कम इंक्रीज होता है, कम इंक्रीज। जो जो यहाँ पे स्टीप चेंज आया ना वो यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो रुबिडियम और सीजियम की बात करोगे ना तुम, तो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और एफ इलेक्ट्रॉन की। पोटेशियम तक कोई डी और एफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, देख लो 19 एटॉमिक नंबर होता है, आता है कि उसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं आता। समझ में आई बात। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, भगवान कसम मम्मी कसम बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट जहां भी हो जाएगी वहां पर शील्डिंग इफेक्ट की नेचर कम हो जाएगी, और नेचर कम होने की वजह से न्यूक्लियस का प्रभाव बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचे खींचे आएंगे और साइज में चेंज बहुत कम ऑब्जर्व होगा। ये चीज मैं बताऊंगा अभी, क्यों, क्योंकि अभी मैं जब बताऊंगा ना पी ब्लॉक के एलिमेंट में, वहां पे जो कहते हैं ना वही केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन 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 नहीं है, उसके पीछे बेसिक रीजन कि वहां पे क्यों साइज में बीच में आकर बहुत कम चेंज दिखता है। यहाँ पे कम चेंज ऑब्जर्व हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से बेटा, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। कौन से इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, डी और एफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, बहुत कम होती है। और मैं कहूं कि मैं एक टॉपिक को सेपरेट करके पढ़ा दूं, नहीं पढ़ा सकता। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक एक टॉपिक एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेटेड है। एटॉमिक रेडियस देख लो, शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ में आई बात। यहां देखना, यहां पे कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, बहुत कम चेंज दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे डी और एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। चलो आगे बढ़े, एटॉमिक रेडियस समझ में आई, वेरिएशन समझ में आया, अलोंग द पीरियड, सॉरी डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट, ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें अभी, लिखवा देते हैं, मानेगा नहीं ये छोरा, लिख के मानेगा द, भाई मैंने बोल रखो, मैं काय बता, रिपल्शन बिटवीन द inner electron and outermost shell electron, which decreases the effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है। डेफिनेशन आती है पेपर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट क्या है बेटा, अगर मैं ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा आपके पास, ध्यान से देखना, एस देन पी देन डी देन एफ। और यहां पे ये बात याद रखना बेटा, बार बार बता चुका हूं, इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और इसी को बेटा क्लास 12th में तुम एक नए टॉपिक की फॉर्म में पढ़ोगे जिसे कहा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे भी पूछ लिया जाता है कई बारी, तुम्हारे स्कूल वाले का कोई भरोसा नहीं, पूछ भी ले, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या चीज है सर, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां देखना मेन पीरियोडिक टेबल में, यहां से मैंने क्या बताया था, ये कौन सी है बेटा, ये है, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं 4f, और यहाँ पे कौन से होते हैं बेटा 5f। यहाँ पे तो शील्डिंग इफेक्ट और भी कम होगा, f में तो और भी कम होगा, d में तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा कंपैरेटिवली, बट f में तो बिल्कुल ही कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सबके आयंस निकाले जाते हैं, कौन सी फॉर्म बेटा, आयन, कैटाइनिक फॉर्म, सबका चार्ज कितना होता है, +3 की फॉर्म में। तो जब हम एटॉमिक रेट आयनिक रेडियाई का ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या बेटा, ग्राफ आयनिक रेडियाई का
ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एटॉमिक नंबर, तो हमें क्या मिलता है, एक ग्रेजुअल डिक्रीज मिलता है साइज का, ग्रेजुअल डिक्रीज, एकदम ऐसे जाएगा ग्राफ, कोई उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज का लगातार कम होना। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन साइज लगातार घट रहा है। व्हाई? व्हाई? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स या 4f इलेक्ट्रॉन्स या 4f इलेक्ट्रॉन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट 5f के केस में वही नाम बदल के क्या हो जाएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसकी भी डेफिनेशन वही रहेगी, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। f इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में? एक दूसरे के साथ लिंक अप है बेटा टॉपिक, प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं ना ना, अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी आ ही रही है तुम्हारे सामने, ये आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है प्यारे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज है? आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह पे कई बार आईपी भी लिखा होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कई जगह पर इसको ये भी लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो कोई भी टर्म लिखियो मीनिंग एक ही है, मीनिंग एक है। गुड्डू ध्यान देना अभी इधर। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन तो बता दी मैंने, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन? द एनर्जी रिक्वायर्ड, और जब भी रिक्वायर्ड होगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एट ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट बेटा? ग्राउंड स्टेट। ठीक, अब दो चीज तो तुम पहले पहले पढ़ के आ चुके हो, दो चीज देखना बेटे, ए बेटिया देख, क्या तुम ये दो चीज पढ़ के आए हो अभी अभी? इसे क्या कहते हैं बेटा? अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट। और इसे क्या बताया था नीरज सर ने? DTG, डाउन द ग्रुप। सर ने यहां पर क्या ये चीज नहीं बताई कि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अब स्ट्रांगली क्या होगा? बाउंडेड होगा। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इस डायरेक्शन में क्या होगी? इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, ताकत लगेगी ज्यादा, समझ रहे हो? आगे देखो, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? इस डायरेक्शन में डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करूं, शेल क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज। तो इन सभी इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। गुड्डू बात समझ में आई? नहीं आई? जनरल ट्रेंड ये है, बट मैंने क्या बताया था, जहां भी डी बाबू और एफ बाबू आएंगे वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला होगा। डी और एफ के आने की वजह से गड़बड़ घोटाला होगा, बट ये तो फैक्टर समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज और है, इसके अलावा एक चीज और है, ध्यान देना इधर। क्या है सर? आपको पता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कौन कौन से स्टेबल होते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल ईसी माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, कौन से ब्लॉक की बेटा? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में एक तो P3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और एक P6। P3 और P6 क्यों? P3 में हाफ फिल्ड होता है और P6 में फुल्ली फिल्ड। यहां पर एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या होती है? मैक्सिमम। अगला कौन सा ब्लॉक होता है जिसे हमें देखना पड़ेगा बेटा? अगला डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं? एक D5 और एक D10। सर एफ भी बता दो, एफ भी सॉरी एस भी बता दो। एस में तो तुम्हें पता ही है बेटा क्या होगा? 2। S2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फुल्ली फिल्ड तो वही है, फुल्ली फिल्ड तो वही है।
अब तुमको सर S1 भी तो स्टेबल होना चाहिए, है ना, बट S1 स्टेबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि S1 के केस में क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन भागने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम होता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जब 1 भाग जाएगा तब कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भागना ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान रखना है ये चीज। डन है बेटे, क्लियर। एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो एफ में कौन कौन से होंगे बेटा, F7 और F14। तो एफ में अगर हम बात करें तो एफ में क्या होगा बेटा, F7 और F14। ये क्यों लिखवाए हैं नीरज सर ने, क्योंकि यहीं पर तुम्हें वेरिएशन देखने को मिलेगा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 होगा उसकी आयनेशन एंथैल्पी अपने से पहले वाले से और अपने से बाद वाले से ज्यादा होगी। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। कैसे सर, आओ पीरियोडिक टेबल पे हम क्यों बात करें, आओ पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है, ये देखो NH2NP3 दिखाई दे रहा है गुड्डू, NH2NP3 दिखाई दे रहा है, नई पड़ोसन आई सबके मन भाई। यहां पे देखो नाइट्रोजन क्या है बेटे हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे, नाइट्रोजन की अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा किससे ज्यादा होगी, कार्बन से भी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। जनरल ट्रेंड तुमने क्या पढ़ा कि भाई हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़नी चाहिए। बट यहां पे किस वजह से वेरिएशन आया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो बेस्ड है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 होता है ना। बोरोन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। बताओ, ये तो दोनों के दोनों क्या है, फुल्ली फिल्ड है। इसमें एक p में आ गया, अगर ये p भाग जाए, एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये भगाना चाहेगा तो एनर्जी कम लगेगी, इसीलिए बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है बेटा, बता नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट। तो आज हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगली क्लास में हम बाकी के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय।